चलिए अब हम इक्विलिब्रियम पर आते हैं। नाम तुमने कई बार पढ़ा है, इक्विलिब्रियम नाम कई बार सुना है, बट एक्चुअली इसका मतलब क्या है वो हम देखते हैं। इक्विलिब्रियम किसी भी रिएक्शन की वो स्टेट है जब ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज कांस्टेंट हो गई। ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज जैसे कि मान लो हमने रिएक्शन स्टार्ट की और गैसियस प्रोडक्ट बनने शुरू हुए, प्रेशर बढ़ने लगेगा। थोड़ी देर के बाद क्या होगा, प्रेशर कम होने लगेगा। मतलब ये चेंजेस आते रहेंगे, फ्लक्चुएशन होती रहेगी। लेकिन एक स्टेज ऐसी आएगी जब कोई भी ऑब्जर्वेबल चेंज नहीं होगा, मतलब एक वैल्यू पर जाकर वो प्रेशर कांस्टेंट हो जाएगा। या टेम्परेचर की बात करें, कोई एक्सोथर्मिक एंडोथर्मिक रिएक्शन है, उसमें टेम्परेचर अप एंड डाउन होता जा रहा है, लेकिन एक स्टेज ऐसी आएगी जब टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाएगा, उसके बाद उसमें कोई इंक्रीज डिक्रीज नहीं होगा। या मान लो एक रिएक्शन है, हमने कलर्ड कंपाउंड लिया और उसके कलरलेस प्रोडक्ट बन रहे हैं, तो क्या होगा, जैसे रिएक्शन स्टार्ट होगी, जो कलर्ड कंपाउंड है स्टार्ट यूजिंग और कलरलेस कंपाउंड बन रहे हैं, तो मिक्सचर का कलर फेड होने लगेगा, लेकिन एक स्टेज पर जाकर उसकी कलर डेंसिटी सेम हो जाएगी। तो जिस स्टेज पर जाकर ये चीज कांस्टेंट हो गई, ऑब्जर्वेबल प्रॉपर्टीज में कोई चेंज नहीं हुआ, उस स्टेज को हम क्या कहते हैं, इक्विलिब्रियम। तो पहले तो डेफिनेशन लिख लो, व्हाट इज इक्विलिब्रियम। It is defined as, equilibrium is defined as the state when measurable properties like temperature, pressure, concentration, temperature, pressure, concentration of the system, even color भी कह सकते हैं हम, color density of the system do not change with the time. इक्विलिब्रियम को हम बैलेंसिंग ऑफ फोर्सेस भी कहते हैं। इक्विलिब्रियम में ये पॉइंट समझ में आया कि हम हर रिएक्शन में ऐसा नहीं होता, पर कुछ ऐसी प्रोसेस हैं जिनमें ऐसा होता है कि एक स्टेज के बाद ऑब्जर्वेबल चेंजेस नहीं होते। एक और स्पेशलिटी क्या है इक्विलिब्रियम की, दो ऑपोजिंग प्रोसेस एक साथ सेम रेट पर हो रही होती है, फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों एक साथ होती हैं और सेम रेट पे होती है। इस रेट का मतलब क्या है, हम आज नया टॉपिक कर रहे हैं इक्विलिब्रियम, ठीक है, तो बस अभी डेफिनेशन ही लिखवाइए। इक्विलिब्रियम, जब हमने एक रिएक्शन स्टार्ट किया, रिएक्टेंट मिक्सचर में थे, तो मोल कॉन्सेप्ट में क्या करते थे कि हमने रिएक्टेंट लिया, ये ए बी से रिएक्ट किया, जितने मोल ए के थे उसके हिसाब से इतने मोल बी के यूज हुए और प्रोडक्ट बन गया। उस टाइम पर हम बात कर रहे होते थे इररिवर्सिबल रिएक्शन, मतलब फॉरवर्ड डायरेक्शन में रिएक्शन जा रही है और ये कंप्लीट हो रही है। तो अगर कोई रिएक्शन इररिवर्सिबल है, एक ही डायरेक्शन में हो रही है, तो उसमें तो इक्विलिब्रियम का सवाल ही नहीं। इक्विलिब्रियम कॉन्सेप्ट तभी आएगा जब वो प्रोसेस क्या हो, रिवर्सिबल। रिवर्सिबल का मतलब कि प्रोडक्ट कंबाइन होकर वापस किसमें चेंज हो जाए, रिएक्टेंट। इक्विलिब्रियम की स्टेट तभी आएगी। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इक्विलिब्रियम के लिए क्या है, देख लीजिए, इक्विलिब्रियम इज पॉसिबल, it is possible only in reversible reactions. In which products formed will combine
to give reactant. And reactants are not completely consumed. Reactants are not completely consumed. कहने का मतलब जब हम कहते हैं दिस इज एन इक्विलिब्रियम मिक्सचर, तो उसमें रिएक्टेंट भी होगा और प्रोडक्ट भी होगा. इक्विलिब्रियम मिक्सचर must contain both the reactant and products. Reaction never go to completion. तो रिवर्सिबल रिएक्शन होने के लिए क्या जरूरी है? ऑल द रिएक्शन प्रोडक्ट मस्ट बी प्रेजेंट इन द मिक्सचर. और दूसरा, उन प्रोडक्ट्स में अफिनिटी हो रिएक्शन करने. तो टू एसेंशियल कंडीशन फॉर रिवर्सिबल रिएक्शन इज, पहला, ऑल द प्रोडक्ट मस्ट बी प्रेजेंट इन द मिक्सचर, तभी वो वापस रिएक्टेंट बनाएंगे. एंड दे शुड हैव सम केमिकल अफिनिटी. जैसे कि हम बात कर रहे हैं कैल्शियम कार्बोनेट की. ये पॉइंट समझ में आया? रिएक्शन, एक मिनट, रिएक्शन कभी कंप्लीट नहीं होती है. रिएक्टेंट कंबाइन होकर प्रोडक्ट बनाते हैं और थोड़ी देर के बाद प्रोडक्ट ब्रेक होकर रिएक्टेंट में चेंज होने लगते हैं. फॉरवर्ड भी चल रहा है, बैकवर्ड भी चल रहा है. पर एक वो स्टेज जब फॉरवर्ड जितनी रेट से हो रही है उतनी बैकवर्ड रिएक्शन भी उतनी रेट से होने लग जाए, मतलब जितने रिएक्टेंट ब्रेक हुए वापस उतने ही बन जाए, तो उस स्टेट को क्या कहेंगे? इक्विलिब्रियम. और इक्विलिब्रियम पर पहुंचकर उस मिक्सचर का कंपोजिशन कांस्टेंट हो जाएगा. तब ना तो और कोई रिएक्टेंट ज्यादा बनेगा, ना ही ज्यादा प्रोडक्ट बनेगा. ये क्लियर है? अगर किसी रिएक्शन मिक्सचर में से समहाउ द प्रोडक्ट इज मिसिंग, मतलब गैसियस प्रोडक्ट है, बाहर निकल जाए, या कोई प्रेसिपिटेट बन जाए, मिक्सचर से सेपरेट हो जाए, तो वो रिएक्शन रिवर्सिबल नहीं होगी. सो इफ gaseous product are lost from mixture, or if a solid product precipitated, if a solid product precipitated, this reaction will not be reversible. Reaction will not achieve equilibrium or will not be reversible. रिवर्सिबल होने के लिए उस प्रोडक्ट का मिक्सचर में रहना बहुत जरूरी है. जैसे देखिए, कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड है, कैल्शियम ऑक्साइड भी सॉलिड है और CO2 बना है, बट ये मिक्सचर में प्रेजेंट है. हमने ओपन वेसल नहीं लिया, क्लोज वेसल ले लिया. ये बेस है, ये एसिडिक ऑक्साइड है, और बेसिक ऑक्साइड और एसिडिक ऑक्साइड तो आपस में कंबाइन करते ही है ना. अब आपस में कंबाइन करके कैल्शियम कार्बोनेट बना देंगे. तो अगर हम किसी क्लोज कंटेनर में ये प्रोसेस करवाते तो ये रिएक्शन हो जाती, तब CO2 रिएक्शन मिक्सचर से बाहर नहीं निकलता, मिक्सचर के अंदर ही पड़ा रहता, और बेसिक ऑक्साइड के कांटेक्ट में आते ही वो क्या बना देता? वापस कैल्शियम कार्बोनेट. इसको हम लाइम कहते हैं ना. तो जो लाइम क्लिन है, जहां पर लाइम बनाया जाता है, उसमें ना कप एंड कोन अरेंजमेंट होता है. तो जैसे ही CO2 का प्रेशर बढ़ता है वो कप नीचे आ जाता है और एक्स्ट्रा CO2 बाहर निकल जाती है. अब CO2 के बाहर निकलने से क्या होगा? जो लाइम है वो CO2 से रिएक्ट नहीं कर पाएगा, रिएक्शन रिवर्स नहीं होगी. और नहीं तो क्या होगा? लाइम बना रहे हैं, रिएक्शन रिवर्स होती है, सारी एनर्जी वेस्ट हो गई ना, वापस से वो कैल्शियम कार्बोनेट ही बन गया. तो अगर हम एक रिएक्शन को कंप्लीशन तक ले जाना चाहते हैं तो हम क्या करेंगे? हम विल ट्राई कि वन ऑफ द प्रोडक्ट मस्ट बी मिसिंग फ्रॉम द मिक्सचर. तो अगर CO2 मिसिंग हो तो ये रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगी.
ये पॉइंट समझ में आया? और अभी अभी हमने ऑर्गेनिक में किया है कि जब किसी रिएक्शन का प्रोडक्ट वाटर बनता है तो हम उस मिक्सचर में डिहाइड्रेटिंग एजेंट डाल देते हैं। डिहाइड्रेशन, उससे क्या होगा, जो प्रोडक्ट में वाटर है वो डिहाइड्रेटिंग एजेंट उसको निकाल देगा। जब उसको बाहर निकाल दिया तो रिएक्शन ऑटोमेटिकली कहाँ जाने लगी, फॉरवर्ड, और इस तरह से हमें अच्छा प्रोडक्ट मिल सकता है। सो बाय रिमूविंग द प्रोडक्ट रिएक्शन कैन बी मेड इरिवर्सिबल। ये पॉइंट समझ में आया? तो लिख लीजिए, बाय रिमूविंग प्रोडक्ट फ्रॉम द मिक्सचर reaction can be made irreversible. थर्मोडायनेमिक्स में इसका मतलब कुछ और था, याद है ना? रिवर्सिबल पाथ एंड इरिवर्सिबल पाथ। रिवर्सिबल पाथ क्या था, जब हमने चेंजेस बहुत स्मॉल किए जो एग्जैक्टली रिवर्स भी हो सकते थे। इरिवर्सिबल में सडन चेंज किए, लेकिन यहाँ इरिवर्सिबल रिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब कुछ और है। इरिवर्सिबल रिएक्शन जो कि कंप्लीट हो जाती है, रिएक्शन विच गो टू कंप्लीशन। लाइम क्लीन कहते हैं, लाइम बनाने की भट्टी, भट्टे नहीं होते, क्लीन का मतलब है फर्नेस जो भट्टी होती है। तो लाइम क्लीन जिसमें लाइम बनाया जाता है। टाइम पर आया करो रुशिल। तो अगर हम लाइम क्लीन में लाइम बना रहे हैं तो हमें लाइम को वापस यूज होने से रोकना है ना। तो हमने क्या किया, वन ऑफ द प्रोडक्ट विल बी मिसिंग फ्रॉम द मिक्सचर। हम अभी इक्विलिब्रियम कर रहे हैं, सुनो इधर रुशिल। reaction always go to completion. यहां पर मोल कॉन्सेप्ट लगता है और इसमें प्रोडक्ट आपस में कंबाइन होकर वापस रिएक्टेंट नहीं बनाएंगे। जैसे जितनी भी न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, NaOH प्लस HCl, NaCl प्लस वाटर, रिवर्स नहीं हो सकती ना। तो इतना NaCl वाटर में डाल के हम पीते हैं, अगर वापस HCl NaOH बन जाता है, NaOH तो हमारी बॉडी को ही खत्म कर देता, कास्टिक होता है, स्किन बर्न कर देता है। तो इसका मतलब रिएक्शन रिवर्स नहीं हो सकती। तो पहला एग्जांपल, कौन सी रिएक्शन इरिवर्सिबल हो सकती है, उसमें ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, स्ट्रॉन्ग बेस और स्ट्रॉन्ग एसिड की रिएक्शन, इट ऑलवेज लीड्स टू कंप्लीशन। प्रोडक्ट की आपस में रिएक्ट करने की कोई अफिनिटी नहीं है। इसीलिए इन रिएक्शन में इक्विलिब्रियम होगा ही नहीं। सना, NaCl वाटर से रिएक्ट करता है, ऑब्जर्वेशन। तो जब भी स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस की रिएक्शन करवाओगे तो समझ जाना ये रिएक्शन रिवर्स नहीं होने वाली। क्लियर? दूसरा, कोई भी प्रेसिपिटेशन रिएक्शन हो, NaCl प्लस सिल्वर नाइट्रेट, AgCl का प्रेसिपिटेट बनता है। ये मोस्ट ऑफ द रिएक्शन हमने मोल कॉन्सेप्ट में की थी और हम उसको कंप्लीट ही मानते थे क्योंकि ये रिवर्स होती नहीं है। तो पहली थी न्यूट्रलाइजेशन, और वो भी किसका, स्ट्रॉन्ग एसिड और बेस का, ये कभी रिवर्स नहीं होता। दूसरी रिएक्शन है प्रेसिपिटेशन। अगर कोई डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन हुई और उसमें प्रेसिपिटेट बना तो वो रिएक्शन रिवर्स नहीं होगी। और ले ले हम लेड की रिएक्शन है, लेड नाइट्रेट है, इसमें पोटेशियम क्रोमेट डाला, दोनों ही एक्वस हैं, पर जब रिएक्शन हुआ तो लेड का क्रोमेट बना जो कि सॉलिडिफाई हो जाएगा। तो ये लेड क्रोमेट KNO3 से कभी रिएक्ट नहीं करेगा, तो ये रिएक्शन क्या हो गई, इरिवर्सिबल।
तो इरिवर्सिबल रिएक्शन जो वन डायरेक्शन में होती है, फॉरवर्ड डायरेक्शन में होती है, कंप्लीट होती है, इनमें कभी इक्विलिब्रियम नहीं आता, प्रोडक्ट की आपस में अफिनिटी नहीं होती। और एक रिएक्शन को हम रिवर्सिबल बना सकते हैं अगर हम प्रोडक्ट को मिक्सचर में से बाहर निकालते हैं। तो पहली कंडीशन समझ में आई, ये लेड नाइट्रेट है, पीबी, लेड नाइट्रेट पोटेशियम क्रोमेट से रिएक्ट किया, दोनों के एक्वा सॉल्यूशन बन जाते हैं, पर जैसे ही मिलाया एक प्रोडक्ट प्रेसिपिटाइज हो गया। तो जब किसी रिएक्शन में कोई प्रेसिपिटेट बनता है, वो रिएक्शन रिवर्स नहीं हो पाती और आपस में दोनों की अफिनिटी भी नहीं है, कंप्लीशन तक जाएगी। मोल कॉन्सेप्ट आराम से अप्लाई होगा यहाँ। एक चीज याद रखना, अगर हमारे मिक्सचर में कोई भी एक रिएक्टेंट या प्रोडक्ट का एक क्रिस्टल भी पड़ा हुआ है ना, तब भी वो रिवर्सिबल हो सकती थी। रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का कुछ एक क्रिस्टल, ये नहीं कि इक्विलिब्रियम में आने के लिए बहुत ज्यादा कंसंट्रेशन सबकी होनी चाहिए, थोड़ी सी भी कंसंट्रेशन हो, बट इट मस्ट बी देयर। उस मिक्सचर में सारे रिएक्टेंट प्रोडक्ट प्रेजेंट होंगे, तभी हम उसको इक्विलिब्रियम मानेंगे, राइट। तो ये टाइप ऑफ रिएक्शन समझ में आई, रिवर्सिबल, इरिवर्सिबल। अब इक्विलिब्रियम के लिए हमेशा क्या कंडीशन है, ऑल प्रोसेस which have equilibrium, they involve two opposing process, forward as well as backward, दोनों होंगी, and at one stage these two opposing process will take place with the same rate। तो जब वो स्टेज अचीव हो जाए कि जितनी रेट से फॉरवर्ड रिएक्शन हो रही है उतनी ही रेट से बैकवर्ड हो रही है, उस स्टेज पर हम उसको इक्विलिब्रियम कहेंगे। जैसे हमने रिएक्शन स्टार्ट किया, रिएक्टेंट बहुत सारे थे, तो रिएक्शन सिर्फ किस डायरेक्शन में जा रही है, फॉरवर्ड, एक प्रोसेस हो रही है। थोड़ी देर के बाद जब प्रोडक्ट काफी सारे हो गए तो ये रिएक्शन किधर जाने लगी, बैकवर्ड। जब वो बैकवर्ड जाने लगी तो प्रोडक्ट कम होने लगा, रिएक्टेंट ज्यादा होने लगे, कम ज्यादा होता जा रहा है। लेकिन थोड़ी देर के बाद क्या होगा, अब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जितने पड़े वो हमेशा उतने ही रहेंगे अंडर दैट कंडीशन। दैट कंडीशन मतलब कि हमने उसका प्रेशर, टेम्परेचर वगैरह कोई चेंज नहीं किया, उसके बाद ये कांस्टेंट हो गए। तुम्हें याद होगा मैंने एक टर्म बताई थी, वेपर प्रेशर। हमने कहा था हमने क्लोज कंटेनर लिया और इसमें कुछ वाटर डाल दिया और साथ में मैनोमीटर लगा दिया, याद है ना। इस तरह से क्लोज कंटेनर था और यहाँ पर हमने मैनोमीटर लगा दिया था और यहाँ लिक्विड डाल दिया था। इक्विलिब्रियम को ना थोड़ा सा समझने की कोशिश करना, अभी बता रही हूं मैं। थोड़ी देर के बाद क्या होगा, पहले ये लिक्विड है, इसमें से कुछ वेपर गई बाहर, वेपर गई, मैनोमीटर की रीडिंग बढ़ने लगी क्योंकि प्रेशर आ रहा है। थोड़ी देर के बाद ये वेपर कंडेंस होने लगी तो मैनोमीटर की रीडिंग नीचे आने लगी। कुछ टाइम के बाद क्या होगा, जितने मॉलिक्यूल वेपराइज हो रहे हैं उतने ही कंडेंस हो रहे हैं, तो फिर ये कांस्टेंट हो जाएगा। और इस स्टेज पर जितना प्रेशर सरफेस पर आया उसको हमने क्या कहा, वेपर प्रेशर। तो ये थी स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम, जब प्रेशर का जो चेंज होना बंद हो गया। आगे सुनने, तो डेफिनेशन लिख लीजिए, इन ऑल प्रोसेस which attain equilibrium, प्रीवियस स्लाइड नहीं लिखनी हो तो ऐसे ही बताया था, अभी आगे डिटेल में बताऊंगी। इन ऑल प्रोसेस which attain equilibrium, two opposing reactions are involved. Two opposing reactions are involved. And equilibrium is attained, and equilibrium is attained when the rate of two opposing process become equal.
अब ये रेट क्या है? एनी चेंज इन गिवन टाइम, उसको हम कहते हैं रेट ऑफ द रिएक्शन। जैसे कि पहले ये लिख लीजिए, हाँ जी क्या तक लिख लिया? अब जैसे कि ये रिएक्टेंट ए है, ये बी में जा रहा है, अभी मैं इरिवर्सिबल रिएक्शन की बात कर रही हूँ। तो रेट का मतलब क्या है? रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ ए, या हम कह सकते हैं रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन। ये क्या होगा? चेंज, एनी चेंज विद टाइम, तो हम कहेंगे चेंज इन द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए बाय चेंज इन टाइम। टाइम मतलब हाँ बिल्कुल सही, टाइम का एंटर किया है। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए विद चेंज इन टाइम। मान लीजिए स्टार्टिंग में इसके 10 मोल्स पर लीटर थे एंड आफ्टर 2 मिनट इसके 8 मोल्स रह गए। तो बताओ रेट क्या हुई? चेंज कितने का हुआ? 2 का, 2/2, दैट मीन्स 1 मोल्स पर लीटर पर मिनट। पहले बताएं, समझ में आइए। 10 शुरू में कितने थे? 10, बाद में कितने हो गए? 8। चेंज कितने का हुआ? 2, तो ये हो गया 1 मोल्स पर लीटर पर मिनट। फॉरवर्ड आगे की तरफ जो जा रही है, जब रिएक्टेंट प्रोडक्ट में जाता है वो फॉरवर्ड रिएक्शन है। हाँ, टाइम सेकंड भी हो सकता है, मिनट भी हो सकता है, आवर्स भी हो सकता है, जैसे भी तुम लिखना चाहो। तो रेट की यूनिट क्या हुई? मोल्स पर लीटर पर टाइम। आगे सुनने, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ ए और रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए विद चेंज इन टाइम। ये पॉइंट समझ में आया? अगर हम चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए विद चेंज इन टाइम लिख रहे हैं, रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ ए लिख रहे हैं, इसको हम ये भी कह सकते थे डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ ए विद टाइम। शुरू में हमने जितना ए लिया, बाद में तो कम ही हुआ ना, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते थे दैट डिक्रीज इन concentration of A with time, ये भी कह सकते थे हम। और जब ये डिक्रीज कर रहे हैं ये जो मैंने एग्जांपल बताया, आई थिंक समझ में आ गया होगा। अगर हम इस रेट को बी के रेस्पेक्ट में लिखते तो हम क्या कहते? रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी, या हम कहते रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, ये भी कह सकते थे। मतलब कि चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ बी विद टाइम लिख सकते थे हम, अगर ये रिवर्सिबल होती तो। अभी तो ये फॉरवर्ड हो रही है ना। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी, ये तो फॉरवर्ड में ही हो रहा है, बी बन रहा है, ए डिकम्पोज हो रहा है। तो रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी, मतलब हम बात कर रहे हैं फॉरवर्ड रिएक्शन की। ए डिकम्पोज हो रहा है और बी बन रहा है, फॉरवर्ड में ही हो रहा है ना। तो ये दोनों ही जो
स्टेटमेंट मैंने लिखी वो दोनों कौन सी रिएक्शन के लिए थी? बैकवर्ड नहीं, दोनों ही फॉरवर्ड के लिए थी। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी, फॉरवर्ड रिएक्शन में बी बन रहा है और ए डिकम्पोज हो रहा है। इसका मतलब हम क्या कह सकते थे? रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ ए या रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ ए और रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी। तो मैं इस रिएक्शन को देख के एक चीज तो पता चल रही होगी कि अगर ए का 1 मोल यूज हो रहा है तो बी का भी 1 मोल बन रहा है, मतलब कि रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ ए विल बी इक्वल टू रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ बी। तो आइदर ऑफ द वे वी कैन एक्सप्रेस द रेट। ये पॉइंट समझ में आया? इस केस में, स्पेशली इस केस में क्लियर है? अब ये स्लाइड समझ में आई? लिखने से ज्यादा समझने पे ध्यान देना। नेक्स्ट ईयर पूरा टॉपिक है रेट के ऊपर ही, खाली रेट पर ही पूरा टॉपिक है, केमिकल काइनेटिक्स। हाँ बिल्कुल। अब यहाँ देखो, ए गया बी में, ए की ओरिजिनल कंसंट्रेशन C1 थी when T was 0. After 15 सेकेंड ए की कंसंट्रेशन C2 हो गई। शुरू में ए की कंसंट्रेशन सपोज C1 थी और 15 मिनट्स के बाद या 15 सेकेंड्स के बाद इसकी कंसंट्रेशन C2 हो गई। अब रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विद रिस्पेक्ट टू ए, विद रिस्पेक्ट टू ए क्या हुआ? C2 माइनस C1 बाय T2 माइनस T1, T1 0 और T2 15, बट C2 इज लेस देन C1। फाइनल कंसंट्रेशन तो कम है ना, इसीलिए जब भी हम रेट लिखते हैं विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट, इसके आगे साइन क्या लगा लेते हैं? नेगेटिव। नेगेटिव का मतलब है डिक्रीज, डिक्रीज इन कंसंट्रेशन विद टाइम। तो हम यहाँ माइनस DA बाई DT लिखेंगे। माइनस DA बाई DT क्या है? रेट ऑफ डिकम्पोजिशन या डिक्रीज ऑफ ए। माइनस साइन इसलिए लगाया कि रिएक्टेंट में फाइनल कंसंट्रेशन इनिशियल से कम है। अब रेट नेगेटिव तो नहीं होती ना, हमेशा हम चेंज जो दिखाते हैं ना फाइनल माइनस इनिशियल दिखाते हैं ना, तो इसीलिए जस्ट एक उसको सिंप्लीफाई करने के लिए हमेशा जब भी रेट ऐसे लिखी हो ना माइनस DA बाई DT, तो हमें समझ जाना चाहिए कि ये रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में। जब भी रेट के साथ नेगेटिव साइन लगा हो उसका मतलब होता है ये रेट हमने रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में लिखी है। आ गया? बिकॉज फॉर रिएक्टेंट C2 is less than C1. B यहां पर प्रोडक्ट था, A यहां पर रिएक्टेंट था। कोई भी चेंज जब हम लिखते हैं हम फाइनल माइनस इनिशियल लिखते हैं। जबकि प्रोडक्ट के लिए तो हमेशा ही साइन पॉजिटिव आएगा। तो B फाइनल माइनस B इनिशियल डेल्टा T, B की कंसंट्रेशन फाइनल इज मोर देन इनिशियल, तो ऑटोमेटिकली पॉजिटिव आई। तो रेट जो है किसी भी रिएक्शन की रेट कभी नेगेटिव नहीं होती, वो पॉजिटिव ही होती है। जब हम रेट के साथ नेगेटिव साइन आगे लगा रहे होते हैं तो वो रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में हम एक्सप्रेस कर रहे होते हैं ताकि फाइनल वैल्यू हमारी पॉजिटिव ही आए। ये पॉइंट समझ में आया? इस रिएक्शन में, पर्टिकुलर रिएक्शन में हम क्या कह सकते थे? माइनस DA बाई DT विल बी इक्वल टू प्लस DB बाई DT, क्योंकि जितना A के 1 मोल अगर यूज हो रहे हैं तो B के उतने टाइम में 1 मोल ही बन रहे हैं। Rate of decomposition of A will be equal to rate of formation of B. अगर रिएक्शन रिवर्सिबल है
जैसे कि हमने आइस लिया, सॉलिड वाटर, 0 डिग्री से कम रखा, क्या आइस मेल्ट होगी? नो। बट एट 0 डिग्री क्या होगा? एक इक्विलिब्रियम आ जाएगा, जितनी आइस मेल्ट हो रही है उतना ही वाटर फ्रीज हो रहा है। इस स्टेज पर क्या हो गया? रेट ऑफ मेल्टिंग विल बी इक्वल टू रेट ऑफ फ्रीजिंग। दो अपोजिट प्रोसेस है ना, ये अचीव 0 डिग्री पर ही होगा। अगर मोर देन 0 डिग्री होता तो रिएक्शन वन साइडेड हो जाती, अगर 0 डिग्री से ऊपर होता तो रिएक्शन किधर जाती? मेल्टिंग ही होती रहती। 0 से नीचे करते फ्रीजिंग ही होती रहती, पर 0 डिग्री पर दोनों साथ चल रहे हैं, जितना वाटर मेल्ट हो रहा है उतना ही वाटर फ्रीज हो रहा है, तो ये स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम आ। और ये हमारा इक्विलिब्रियम मिक्सचर हुआ। ये एक प्रोसेस फिजिकल चेंज है ना, क्योंकि केमिकल कंपोजिशन तो सेम है, तो ऐसे इक्विलिब्रियम को क्या कहते हैं? फिजिकल इक्विलिब्रियम। फिजिकल इक्विलिब्रियम इफ chemical composition of reactant and product is same but physical state is different, it is physical equilibrium. एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पर ही ये इक्विलिब्रियम अचीव होगा, और तुम्हें पता है जब इक्विलिब्रियम अचीव हुआ तो डेल्टा जी नॉट क्या हो जाएगा? इसका 0। डेल्टा जी 0 होता है, पर क्योंकि ये अगर हम 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर कर रहे हैं, मतलब 1 बार प्रेशर पर कर रहे हैं, तब हम डेल्टा जी को डेल्टा जी नॉट कह सकते हैं। पता चला फिजिकल इक्विलिब्रियम क्या है? जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट केमिकली सेम हो बट उनकी फिजिकल स्टेट डिफरेंट हो। व्हाट इज फ्री एनर्जी? नॉट का मतलब स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी चेंज। नॉट तब लगाते हैं ना जब प्रेशर 1 बार हो जाए। डेल्टा जी नॉट ये थर्मोडायनामिक्स में हमने किया था, स्टैंडर्ड फ्री एनर्जी इज 0। याद है ना? इक्विलिब्रियम स्टेट तब आती है जब डेल्टा जी 0 हो जाए, तो इस रिएक्शन का डेल्टा जी 0 है। कंडीशन क्योंकि स्टैंडर्ड है तो हम डेल्टा जी नॉट को भी क्या बताएंगे? 0। अब एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज सुनिए, यहां तक लिख लिया सबने? इक्विलिब्रियम पर फ्री एनर्जी चेंज 0 होता है। अब इक्विलिब्रियम डायनामिक है, स्टैटिक नहीं है। मतलब कि मान लो तुमने लिक्विड वाटर लिया, उसका टेम्परेचर कम करते गए, 0 डिग्री पर आए, ये इक्विलिब्रियम आ जाएगा। तुम वाटर लेके उसका टेम्परेचर कम करके भी अचीव कर सकते हो। तुमने आइस ली -10 पर, उसका टेम्परेचर बढ़ाते गए, 0 डिग्री पर आए, तब भी इक्विलिब्रियम हो जाएगा। तो इक्विलिब्रियम कैन बी अटेन्ड फ्रॉम बोथ साइड, या तो रिएक्टेंट लेके शुरू कर सकते हैं या प्रोडक्ट लेके भी शुरू कर सकते हैं। तो लिख लीजिए, इक्विलिब्रियम इज डायनामिक इन नेचर and can be achieved from both sides
Equilibrium can be achieved from both sides. जैसे कि मान लो हमारे पास ये आइस वाटर इक्विलिब्रियम है, बन चुका है ये इक्विलिब्रियम। अब इस प्रेजेंट इक्विलिब्रियम में हमने थोड़ा सा हैवी वाटर डाल दिया, एक इक्विलिब्रियम अचीव था, हमें लग रहा था कुछ नहीं हो रहा इसमें, हमें यही लग रहा था ना, कोई प्रोसेस नहीं हो रही, कोई ऑब्जर्वेबल चेंज नहीं हो रहा। लेकिन जैसे हमने थोड़ा सा हैवी वाटर डाला, हमने तो लिक्विड वाटर डाला, थोड़ी देर के बाद देखोगे उसमें हैवी वाटर के साथ साथ सॉलिड आइस भी बनने लग गई, जिसमें D2O था। इसका मतलब क्या, डाला तो हमने लिक्विड वाटर है, जैसे ही हमने ये डाला ये रिएक्शन थोड़ी सी बैकवर्ड डायरेक्शन में हो गई और अब लिक्विड के साथ साथ सॉलिड आइस भी बन गई। इसका मतलब प्रोसेस तो हो रही थी। ये समझ में आया? ऑब्जर्वेबल चेंज नहीं आया क्योंकि जैसे ही हमने ये लिक्विड वाटर डाला ये वापस सॉलिड में चेंज हो गया, रेशियो इन दोनों की कंसंट्रेशन का वापस वही हो गया जो पहले था। तो इक्विलिब्रियम किसी भी साइड से अचीव हो रहा होता है, प्रोसेस उसकी बाउंड्री पर हो रही होती है। हाँ, हमने इस इक्विलिब्रियम में हैवी वाटर डाला, हम तो ये सोच रहे थे कि लिक्विड वाटर में थोड़ा सा हैवी वाटर आ जाएगा, लेकिन हुआ क्या, जैसे ही हमने इसमें थोड़ा D2O डाला कुछ वाटर फ्रीज हो गया, क्योंकि हमें इन दोनों का रेशियो सेम रखना है इक्विलिब्रियम मेंटेन करने के लिए। हमने इस इक्विलिब्रियम को थोड़ा डिस्टर्ब किया, कैसे, थोड़ा सा अमाउंट वाटर का डाल दिया। तो इक्विलिब्रियम अपने आप को वही पहली स्टेज में लाना चाहेगा जिससे कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अमाउंट का जो रेशियो है वो वापस वही पहले जैसा हो जाए। ऐसा करने के लिए क्या किया, जो वाटर हमने डाला था हैवी वाटर, थोड़ा सा हैवी वाटर किसमें कन्वर्ट हो गया, सॉलिड में। तो अब हमारे मिक्सचर में H2O सॉलिड वाला भी पड़ा होगा, D2O सॉलिड वाला भी पड़ा होगा। इसका मतलब इक्विलिब्रियम किसी भी डायरेक्शन में आगे या पीछे शिफ्ट हो जाता है अगर उसमें कोई भी थोड़ा बहुत कंसंट्रेशन का चेंज करते हैं। इसका मतलब प्रोसेस बंद नहीं हुई, हो रही है, पर जिस रेट से फॉरवर्ड जा रही थी उसी रेट से वो बैकवर्ड है। अगर हमने उसमें कुछ भी अमाउंट चेंज किया तो इक्विलिब्रियम अपने आप को आगे पीछे जैसे भी शिफ्ट करके, अब इस टाइम पर कौन सी रेट बढ़ जाएगी, ये डालते ही बैकवर्ड वाली रेट बढ़ जाएगी थोड़ी सी, पर कुछ टाइम के बाद वापस से वो रेट सेम हो जाएगी फॉरवर्ड बैकवर्ड की, क्योंकि फिर से इक्विलिब्रियम आ जाएगा और फिर हमें D2O मिलेगा। पहले बताएं, समझ में आया? इक्विलिब्रियम किसी भी साइड से अटेन हो सकता है। अगर हम थोड़ा सा रिएक्टेंट डाल दें तो रिएक्शन फॉरवर्ड थोड़ी सी ज्यादा होने लगती है ताकि प्रोडक्ट बन जाए और रिएक्टेंट कम हो जाए और वापस वही रेशियो आ जाए जो पहले था। अगर हम प्रोडक्ट डाल देते हैं तो रिएक्शन किस तरफ चली जाती है, बैकवर्ड, ताकि रिएक्टेंट प्रोडक्ट का रेशियो वापस पहले जैसा हो जाए। हाँ प्लीज पीछे बातें नहीं। अब अगर हम टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम की बात करें, अभी तो मैंने तुम्हें क्या बताया था, फिजिकल इक्विलिब्रियम। अगर ये रिएक्शन कोई केमिकल रिएक्शन है, जैसे कि N2 प्लस H2 gives to NH3, क्लोज्ड वेसल में सारे ही गैस हैं पर केमिकली चेंज है ना, रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर केमिकली डिफरेंट, तो इस इक्विलिब्रियम को क्या कहेंगे, केमिकल इक्विलिब्रियम। When composition of reactant and product is different, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट है, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 में चेंज हुआ, ये दोनों ही केमिकल इक्विलिब्रियम है। When chemical composition of reactant and product is entirely different, नेचुरली ये केमिकल प्रोसेस है। फिजिकल प्रोसेस पिछली वाली थी जब एक सॉलिड से लिक्विड या लिक्विड से गैस जा रहा है। इक्विलिब्रियम का मतलब है दोनों डायरेक्शन फेवर कर रही है उस कंडीशन पर। आया समझ में? एक फेवर कर रही है, एक अपोज कर रही है, ये ऐसे है, समझ रहे हो? फॉरवर्ड डायरेक्शन क्या है, एंडोथर्मिक, बैकवर्ड डायरेक्शन क्या है, एक्सोथर्मिक, नहीं उल्टा है, सॉरी, फॉरवर्ड एक्सोथर्मिक है, बैकवर्ड एंडोथर्मिक है। फॉरवर्ड में एंट्रोपी कम हो रही है, बैकवर्ड में एंट्रोपी बढ़ रही है, तो हर डायरेक्शन में एक चीज तो फेवर कर रही है ना।
हाँ सना, केमिकल इक्विलिब्रियम का मतलब जब केमिकल रिएक्शन हो रही हो, जब रिएक्टेंट और प्रोडक्ट का केमिकल कंपोजिशन डिफरेंट हो। यहाँ रिएक्टेंट में नाइट्रोजन और हाइड्रोजन है और प्रोडक्ट में अमोनिया है, बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ रिएक्टेंट में कैल्शियम कार्बोनेट है, प्रोडक्ट में कैल्शियम ऑक्साइड और CO2 है, तो केमिकली डिफरेंट है। हो गया। लेकिन पहले में तुमने एक चीज नोटिस की होगी, रिएक्टेंट और प्रोडक्ट की फिजिकल स्टेट सेम है, केमिकली तो डिफरेंट है बट फिजिकल स्टेट सेम है। तो इसको हम केमिकल इक्विलिब्रियम में दो कैटेगरी आती है, पहली होमोजीनियस इक्विलिब्रियम, और दूसरी हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम। होमोजीनियस इक्विलिब्रियम में क्या है, फिजिकल स्टेट of reactant and product are same. केमिकल है तो फिजिकल केमिकल कंपोजिशन तो हमेशा डिफरेंट होगा ना। हेट्रोजीनियस इक्विलिब्रियम में फिजिकल स्टेट डिफरेंट, चाहे एक की भी डिफरेंट हो जाए, जैसे ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, बट एक तो गैस है ना। केमिकल इक्विलिब्रियम इफ chemical composition of reactant and product is different, but physical state is same. It is homogeneous chemical equilibrium. समझ में आई? Chemical composition of reactant and product is different, but physical state is same. Then it is homogeneous chemical equilibrium. दोबारा से बता देती हूँ मैं, फिजिकल heterogeneous chemical equilibrium. हाँ बताओ क्या डेफिनेशन हुई इसकी? हाँ श्रेयस बताओ, कहाँ जाना है? हाँ, हेट्रोजीनियस केमिकल इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन क्या हुई? फिजिकल की तो ये थी, इसमें हम क्या लिखेंगे? व्हेन केमिकल कंपोजिशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट इज डिफरेंट एज वेल एज द फिजिकल स्टेट इज आल्सो डिफरेंट, तो वो तो भी हेट्रोजीनियस केमिकल इक्विलिब्रियम होगा ना। तो इसको क्या लिखेंगे? व्हेन फिजिकल स्टेट एज वेल एज फिजिकल स्टेट एज वेल एज केमिकल कंपोजिशन ऑफ, थोड़ा सा अटेंटिव होके टॉपिक पढ़ना पड़ेगा, केमिकल कंपोजिशन ऑफ reactant and product are different. तो ये हेट्रोजीनियस केमिकल इक्विलिब्रियम हुआ। हाँ जी समझ में आइए। तो इक्विलिब्रियम दो तरह के, एक फिजिकल इक्विलिब्रियम, एक केमिकल इक्विलिब्रियम, राइट। केमिकल इक्विलिब्रियम की फिर दो कैटेगरीज, कौन कौन सी? होमोजीनियस केमिकल इक्विलिब्रियम एंड हेट्रोजीनियस केमिकल इक्विलिब्रियम। सबसे पहले हम करते हैं टाइप्स ऑफ फिजिकल इक्विलिब्रियम। कितनी तरह के फिजिकल इक्विलिब्रियम अचीव हो सकते हैं, मुझे बताओ। इक्विलिब्रियम क्या होता है, समझ में आया? फिजिकल केमिकल इक्विलिब्रियम क्या है ये भी, और हेट्रोजीनियस होमोजीनियस क्या है ये भी। वैसे कई जगह ना हेट्रोजीनियस की एक डेफिनेशन ये भी दी होती है,
when there are more than two phases present in the mixture या more than one phase is present in the mixture. तो तुम देखो एक मिक्सचर में क्या हो गया, मेरी आवाज निकाल रहे हो? अगर मान लो एक मिक्सचर में दो सॉलिड पड़े हुए हैं तो दो फेज हो जाती है। हाँ जी प्लीज, अगर एक मिक्सचर में दो फेज प्रेजेंट है, दो सॉलिड प्रेजेंट है, तो वो दो फेज हो गई। मतलब कि यहाँ पर तीन फेजेस हैं। अगर तुमसे पूछा जाए इस कैल्शियम कार्बोनेट वाली रिएक्शन में टोटल फेजेस कितनी है, एक तो गैसियस फेज हो गई CO2 और दो सॉलिड हो गए। टू सॉलिड कांट बी वन फेज, बट तीन चार गैसेस एक मिक्सचर में पड़ी हो तो वो सिंगल फेज हो जाती है, बिकॉज गैसेस हमेशा क्या बनाती है, होमोजीनियस मिक्सचर। ये फेज टर्म का मतलब समझ आया? हाँ इधर। तो चलिए अब हम करते हैं टाइप्स ऑफ फिजिकल इक्विलिब्रियम। सो प्लीज बी अटेंटिव और ध्यान से सुनिए एक एक लाइन। फिजिकल इक्विलिब्रियम, तो दो टॉपिक है ना, थर्मोडायनामिक्स और ये इक्विलिब्रियम। ये 12th के स्टूडेंट भी सबसे पहले कहते हैं मैडम पहले यही रिवाइज करा दो, क्योंकि ये दो टॉपिक बहुत ही मेजर टॉपिक हैं +1 की फिजिकल केमिस्ट्री के, जिसमें हर एग्जाम में क्वेश्चन आता है और क्वेश्चन की इतनी वैरायटी है ना एग्जामिनर के पास, कहीं से भी उठा के किसी भी फॉर्म में दे सकता है। इसलिए बार बार बोल रही हूँ मैं, ध्यान से सुनना इसको। फिजिकल इक्विलिब्रियम, कौन कौन से फिजिकल चेंजेस हो सकते हैं? सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम, सॉलिड और लिक्विड के बीच में इक्विलिब्रियम हो जाए, सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। दूसरा लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम, लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम। तीसरा है सॉलिड सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम, एक सॉलिड को जब हम डिसॉल्व करते हैं। और चौथा है गैस सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम, गैस सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम। ये चार तरह के फिजिकल इक्विलिब्रियम अभी हम करेंगे। क्या कंडीशंस हैं और क्या चीज कांस्टेंट हो जाएगी जब इक्विलिब्रियम अचीव होगा। सॉलिड गैस भी होता है जो सबलाइन करते हैं कंपाउंड, उनके बीच में बिल्कुल होता है सॉलिड गैस। सॉलिड गैस इक्विलिब्रियम हर एक कंपाउंड में नहीं होता ना, जो सबलाइन करते हैं उनके, उनमें ये स्टेज आती है। हाँ अभी बता रही हूँ मैं सॉल्यूशन क्या होता है, वेट। कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है, जस्ट एक फिजिकल स्टेट चेंज हो रही है या फिजिकल मिक्सिंग हो रही है। सबसे पहले हम पहला इक्विलिब्रियम कर रहे हैं, सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। ये डिफरेंट टाइप्स लिख ली। राइट, पहला इक्विलिब्रियम सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। ये इक्विलिब्रियम तब होगा एट दिस इक्विलिब्रियम rate of at this equilibrium rate of melting of solid। हाँ जी, तुम दोनों की बातें खत्म हो गई, दानिश एंड रुशल। rate of melting of solid will be equal to rate of freezing of liquid। And it is possible, this equilibrium is possible at particular
टेम्परेचर एंड प्रेशर। और जिस टेम्परेचर पर ये इक्विलिब्रियम अचीव हो उसको मेल्टिंग पॉइंट या फ्रीजिंग पॉइंट कहते हैं। एंड दिस टेम्परेचर इज मेल्टिंग पॉइंट और फ्रीजिंग पॉइंट। जब इस मेल्टिंग और फ्रीजिंग पॉइंट के आगे नॉर्मल लिखा हो कि नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट या नॉर्मल फ्रीजिंग पॉइंट, तब प्रेशर क्या होता है? 1 एटमॉस्फेयर। This temperature is normal melting point or normal freezing point if pressure is 1 atmosphere. Otherwise, अगर 1 atmosphere के अलावा कोई प्रेशर है तो हम सिंपल मेल्टिंग या फ्रीजिंग पॉइंट लिख देते हैं। जैसे आइस वाटर इक्विलिब्रियम एट 1 एटमॉस्फेयर एंड कौन सा टेम्परेचर? 0 डिग्री। जब भी दो फेजेस 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर एग्जिस्ट करती हैं तो उस टेम्परेचर को जिस पे दोनों एग्जिस्ट कर रही हो 1 एटमॉस्फेयर, तब उसके आगे नॉर्मल मेल्टिंग या नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट लिखते हैं। किसी और प्रेशर पर अगर ये अचीव किया हुआ है तो फिर हमें वो प्रेशर मेंशन करना पड़ता है। Above and below this temperature, this process will be irreversible. Above and below this temperature, लिखिए, above and below this temperature, this process will be irreversible. पहले भी बताया था मैंने तुम्हें। Above and below this temperature, this process will be irreversible. इसका मतलब सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम हर कंडीशन पे अचीव नहीं हो जाता। ये समझ में आया? इररिवर्सिबल, अबव एंड बिलो दिस टेम्परेचर। टेम्परेचर भी चेंज हो जाएगा। नॉर्मल टेम्परेचर को कहते हैं नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट। नॉर्मल जब लगा जाता है तब है कि इसका मतलब ये जो प्रेशर हमने लगाया वो 1 एटमॉस्फेयर। हाँ जी प्लीज, ये जो तुम पूछ रहे थे अबव एंड बिलो क्या हुआ, जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस है। आदि सुनो, अगर हमने 0 डिग्री से ज्यादा रखा टेम्परेचर तो ये रिएक्शन जो है आइस वाली सिर्फ क्या होगी? मेल्ट ही होती जाएगी ना, पता है हमें। अगर हमने टेम्परेचर 0 डिग्री से कम रखा फिर इरिवर्सिबल हो जाएगा, मेल्टिंग ही होती रहेगी, मतलब फ्रीजिंग ही होती रहेगी। इसका मतलब बिलो एंड अबव दिस टेम्परेचर रिएक्शन विल नॉट बी रिवर्सिबल, एक ही डायरेक्शन में होगी, इरिवर्सिबल हो जाएगी। क्लियर? आगे सुने। अगला इक्विलिब्रियम, लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम। लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम क्या कहेंगे इसमें? रेट ऑफ इवेपोरेशन, rate of evaporation of liquid will be equal to rate of condensation of gas. Rate of evaporation of liquid will be equal to rate of condensation of gas. और इस क्लोज्ड वेसल में जब हमने इस लिक्विड को रखा जैसे ही लिक्विड को रखा इसमें शुरू में इवेपोरेशन प्रोसेस शुरू हो गई। ये वेपर्स टकराई आपस में भी और वॉल के साथ भी, तो फिर कंडेंस होने लगी और इक्विलिब्रियम पर ये जो मैनोमीटर की रीडिंग है वो कांस्टेंट हो गई। सो कौन सी चीज लिक्विड गैस इक्विलिब्रियम में कांस्टेंट रहती है? वेपर प्रेशर।
वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड। इसकी डेफिनेशन दोबारा से बता देती हूं मैं। वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड is the pressure exerted by vapors on surface of liquid at constant temperature. Vapor pressure of liquid is the pressure exerted by vapors on the surface of liquid at constant temperature and at equilibrium. Pressure exerted by vapors on the surface of liquid, एक second, with which it is in equilibrium. With which it is in equilibrium at constant temperature. तुम देखो यहाँ पर वेपर भी प्रेजेंट है, लिक्विड भी प्रेजेंट है ना। सारा लिक्विड थोड़ी वेपोराइज हो गया। बोथ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट आर प्रेजेंट इन द मिक्सचर, बट जितने लिक्विड के मॉलिक्यूल वेपोराइज हो रहे हैं उतने ही वेपर के मॉलिक्यूल कंडेंस हो रहे हैं। तो रेट सेम हो गई, मैनोमीटर की रीडिंग भी कांस्टेंट हुई और ये इक्विलिब्रियम अचीव हो गया। अब यहाँ एक चीज ध्यान से सुनिए, मान लो हमने टेम्परेचर 25 डिग्री रखा, ये था वाटर और स्टीम, वाटर और उसकी वेपर्स इक्विलिब्रियम में थे, और इसका सरफेस पर जो प्रेशर आया, सपोज ये 20 mmHg था, सपोज हमने इसका ये आगे सुनने, हमने पूरे थर्मोस्टेट लगा दिया, टेम्परेचर 25 डिग्री कर दिया, थोड़ी देर वेट किया, थोड़ी सी वेपोरेशन हुई, वाटर वेपोराइज हुआ और मैनोमीटर की रीडिंग देखी, 20 mmHg प्रेशर आ गया। क्लियर? अब हमने इसका 25 से 50 डिग्री कर दिया टेम्परेचर। प्लीज जिस चीज को जरा ध्यान से सुनिएगा, जैसे टेम्परेचर हमने 50 डिग्री किया, इन दोनों में से कौन सी रेट बढ़ जाएगी? इवेपोरेशन वाली। इवेपोरेशन की रेट बढ़ गई, वेपर ज्यादा बनी, फिर वो कंडेंस हुई, एक नया इक्विलिब्रियम आया, पर इस 50 डिग्री पर भी एक स्टेज फिर एक अचीव होगी जब वाटर और स्टीम के बीच में इक्विलिब्रियम आ जाएगा, मतलब कि प्रेशर की रीडिंग मैनोमीटर में कांस्टेंट हो जाएगी, पर इस बार जो रीडिंग कांस्टेंट होगी वो प्रेशर पहले से ज्यादा होगा। समझ में आई? अब जो वेपर प्रेशर था दैट इज हायर देन अर्लियर, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ाने से वेपर प्रेशर बढ़ता है। मान लीजिए इस बार इसका प्रेशर 50 mmHg हो गया, सपोज। ऐसे हम बढ़ाते गए टेम्परेचर तो वेपर प्रेशर भी बढ़ता गया। अलग अलग टेम्परेचर पर अलग अलग इक्विलिब्रियम हमें मिले, अलग अलग इक्विलिब्रियम मिले, मतलब मिक्सचर के अंदर गैस ज्यादा लिक्विड कम। जब ये टेम्परेचर 1 एटमॉस्फेयर पहुंच गया, तब जितना वेपर प्रेशर लिक्विड का आया, मतलब सॉरी, एक टेम्परेचर ऐसा जब इसका वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर हो गया, कोई तो टेम्परेचर होगा ना जिस पे इसका प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर आएगा, तो जिस टेम्परेचर पर वेपर प्रेशर ऑफ दिस मिक्सचर इज 1 एटमॉस्फेयर, उस टेम्परेचर को उस लिक्विड का नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन समझ में आई कि टेम्परेचर क्लोज वेसल में टेम्परेचर इंक्रीज करने से प्रेशर जो है वेपर प्रेशर इंक्रीज होता जा रहा है, और एक स्टेज ऐसी आती है जब वेपर प्रेशर एक टेम्परेचर पर 1 एटमॉस्फेयर हो जाता है या 760 mmHg हो जाता है, उस टेम्परेचर को उस लिक्विड का नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट कहते हैं। अगर हमने ओपन वेसल में ये किया होता तो ये रिएक्शन वन साइडेड हो जाती, क्योंकि जो गैस बनी है वो तो बाहर निकलती रहती। तो जिस टेम्परेचर पर लिक्विड की जो नीचे लिक्विड है उसकी सरफेस के ऊपर जो गैस है उसका प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर पहुंच जाए, उस स्टेज को हम क्या कहेंगे? अब ये नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट हो गया। अब इस लिक्विड के ऊपर प्रेशर और एटमॉस्फेयर के प्रेशर में कोई डिफरेंस नहीं है, एक ही चीज हो गए, लिक्विड की सरफेस और एटमॉस्फेयर दोनों का प्रेशर सेम है। दैट इज द रीजन जो लिक्विड की सरफेस पे गैस है ना वो एटमॉस्फेयर में जाती रहेगी, क्योंकि एटमॉस्फेयर तो इतना बड़ा है और प्रेशर दोनों का बराबर है। जब प्रेशर बराबर है तो ये बराबर ही रहेंगे ना,
जो लिक्विड की सरफेस की वेपर है वो एटमॉस्फेयर में जाती रहे। मुझे ये बताओ नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट की डेफिनेशन समझ में आई? वो भी लिख लीजिए। द टेम्परेचर at which vapor pressure of liquid will be equal to 1 atmosphere is normal boiling point. The temperature at which vapor pressure of liquid will be equal to 1 atmosphere या atmospheric pressure. It is called normal boiling point. तुम्हें याद होगा मैंने एक पॉइंट तुम्हें बताया था कि हिली एरिया पर जाके बॉइलिंग पॉइंट कम हो जाता है, क्योंकि हिली एरिया पर एटमॉस्फेयर का प्रेशर ही कम है। अब वो वेपर प्रेशर लेस देन 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर होगा तो बॉइलिंग टेम्परेचर भी कम हो जाएगा। तो अगर हम एटमॉस्फेयर को ही चेंज कर दें, एटमॉस्फेयर के प्रेशर को कम कर दें तो बॉइलिंग पॉइंट भी कम हो जाता है। ये पॉइंट समझ में आया? पर जब हम कहते हैं नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट, जैसे वाटर का नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री है, मतलब 100 डिग्री पर अगर वाटर को बॉईल किया जाता तो उसका प्रेशर किसके बराबर होता? 1 एटमॉस्फेयर के बराबर। समझ में आया ये? आगे चलते हैं। तीसरा इक्विलिब्रियम स्टेट की बात कर लेते हैं, सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम। यहाँ गैस की जगह वेपर लिखना क्यों बेटर है? वेपर उस स्टेट को कहते हैं विच कैन बी कंडेंस्ड। गैस तब कहते हैं जब वो स्टेज पर गैस ही रहे, कंडेंस ना कर पाए उसको। तो अभी जो मैंने पीछे भी गैस लिखवाया था ना, उसकी जगह भी तुम्हें वेपर्स लिख लो तो ज्यादा बेटर रहेगा। वेपर इज दैट गैसियस स्टेट विच कैन बी कंडेंस्ड। अगर हम सिर्फ गैसियस स्टेट लिखते हैं इसका मतलब वो कंडेंस नहीं हो सकती, वो उस कंडीशन में गैसियस स्टेट में रहेगी। वेपर इज दैट गैसियस स्टेट विच कैन बी कंडेंस्ड। समझ में आई? वेपर गैसियस स्टेट को ही कहते हैं, पर उस गैसियस स्टेट को कहते हैं जिसको कंडेंस किया जा सके। सॉलिड वेपर इक्विलिब्रियम ये सिर्फ उन्हीं कंपाउंड्स में होगी जो सबलाइन करते हैं। दिस विल एग्जिस्ट where solids sublime to gas. जैसे आयोडीन सॉलिड एंड आयोडीन वेपर्स। किसी भी टेम्परेचर प्रेशर पर ये इक्विलिब्रियम हो सकता है। जैसे आयोडीन के सॉलिड हैं ये नीचे पड़े हुए, और इसके ऊपर ये इसकी गैसियस स्टेट है। थोड़ी देर में क्या होगा, पहले गैसियस स्टेट में इसका जो कलर है लाइट सा रहेगा, आयोडीन को पता है वेपराइज होने पर पर्पल कलर की रहती है, तो वो पर्पल कलर धीरे धीरे डीप होता जाएगा, लेकिन एक स्टेज पर जाकर उसकी जो कलर डेंसिटी कांस्टेंट हो जाएगी, तब ये इक्विलिब्रियम अचीव होगा। तो जो सॉलिड सबलाइम कर सकते हैं उन्हीं में ये इक्विलिब्रियम होगा। जैसे कैम्फर है, कैम्फर पता है ना, कैम्फर सॉलिड एंड गैस। नैफ्थलीन है, नैफ्थलीन बॉल्स यूज करते हैं ना, सबलाइम करता है। अमोनियम क्लोराइड, अमोनियम के काफी सारे सॉल्ट सबलाइम करते हैं। बेटर है गैस की जगह वेपर ही लिखे हम। तो इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम हर कंपाउंड में तो होगा नहीं, जो सबलाइम कर सकते हैं उन्हीं में होगा ना। ये सॉलिड डायरेक्टली गैस में नहीं, वो नहीं है।
हाँ, लिक्विड टू वेपर कर सकते हैं। हाँ, लिक्विड टू गैस वाले को भी ना लिक्विड टू वेपर, मतलब लिक्विड टू वेपर करोगे तो ज्यादा बेटर होगा, क्योंकि उस मिक्सचर में लिक्विड भी है और वेपर भी है। वेपर लिक्विड में चेंज हो रही है, तो अगर वेपर लिक्विड में चेंज हो रही है तो उसको प्योर गैस नहीं कहेंगे। हाँ जी, क्या हो रहा है इधर? बाहर निकलना है, क्लास से बाहर जाना है? नेक्स्ट एग्जांपल देखें। सॉलिड इन ट्रिपल पॉइंट पे तो तीनों फेज एक साथ रहती हैं, वो एक स्पेशल कंडीशंस पर ही होगा। हाँ, स्पेशल टेम्परेचर प्रेशर पर, और वो कंपोजिशन भी एक टिपिकल होगा जब तीनों फेज एक साथ रहेंगे। सॉलिड इन सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम, सॉलिड इन सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम, इसको लिखने से पहले सुन ले जरा एक बार। हम मान लो शुगर को वाटर में डिजोल्व कर रहे हैं। जैसे तुम पहले डिजोल्व करना शुरू करते हो, हिलाते हो उसको, पूरी शुगर डिजोल्व हो जाती है, फिर तुम और शुगर डालते हो। इस बार फिर डिजोल्व करने में थोड़ा टाइम ज्यादा लगता है, शुरू में जल्दी डिजोल्व होती है, बाद में थोड़ा टाइम लगता है, बट तुम डिजोल्व करते जाओ उस टेम्परेचर पर। एक स्टेज ऐसी आती है जब हम और सॉलिड डिजोल्व नहीं कर सकते और शुगर डिजोल्व नहीं कर सकते, उसके बाद तुम अगर एक क्रिस्टल भी शुगर का और डालोगे ना, वो नीचे सेटल हो जाएगा, वो डिजोल्व ही नहीं होगा। ऐसे सॉल्यूशन को हम क्या कहते हैं? सैचुरेटेड सॉल्यूशन। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन में कौन सा इक्विलिब्रियम होता है? सॉलिड सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम। किसी सॉलिड को वाटर में डिजोल्व किया और सॉल्यूशन बनाया, तो इसमें क्या होगा? रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ सॉलिड will be equal to rate of precipitation of solid from solution. समझ में आ रहा है? In saturated solution, लिख लीजिए, in saturated solution rate of dissolution of solid in solution will be equal to rate of precipitation of solid from solution at given temperature. When no more solid can be dissolved in the solution, ऐसे solution को हम saturated solution कहते हैं। जब saturation point आता है, उसके बाद हम और solid उस temperature पे dissolve नहीं करवा सकते। ये point समझ में आया? अब एक और चीज सुनिए ध्यान से। इस इक्विलिब्रियम को अचीव होने के बाद जो अमाउंट ऑफ, प्लीज सुनिए ध्यान से, हाँ लिख लिया नहीं आता सबने? इस सैचुरेटेड सॉल्यूशन में अमाउंट ऑफ सॉलिड डिसॉल्व्ड इन सॉल्यूशन विल बी कांस्टेंट, मतलब कंसंट्रेशन जो सॉलिड की है उस सॉल्यूशन में वो हमेशा कांस्टेंट रहेगी। जितनी बार भी वो सॉल्यूशन तुम बनाना शुरू करोगे उस टेम्परेचर पर, तो एक फिक्स्ड अमाउंट सॉलिड का उस सॉल्यूशन में डिसॉल्व होगा, उससे ज्यादा डिसॉल्व नहीं हो पाएगा। इसको हम सॉलिड की सॉल्युबिलिटी कहते हैं। तो in this equilibrium, solubility of solid in solution will be constant at given temperature. जितनी बार भी ये इक्विलिब्रियम तुम अचीव करोगे, वॉट एवर अमाउंट यू हैव टेकन सॉलिड का और सॉल्यूशन का, पर एक कंसंट्रेशन जो है, कितना अमाउंट उस लिक्विड में डिसॉल्व हो रहा है, कंसंट्रेशन मोल्स पर लीटर या ग्राम्स पर लीटर, वो कांस्टेंट रहेगा। solubility of solid in solution will be constant at given temperature. और solubility क्या है?
It is concentration. Concentration of solid in solution will be constant. वापस भी बन जाता है जब सैचुरेशन आता है, तभी तो हम जरा सा भी उसमें सॉलिड और डालें तो प्रेसिपिटेट हो जाता है, सोल्यूशन में जाता ही नहीं है। तुमने अगर थोड़ा सा भी सॉलिड इस सैचुरेशन पॉइंट के बाद डाला तो वो नीचे सेटल हो जाएगा। तुमने अगर ये ज्यादा कर दिया तो ये नीचे सेटल हो जाएगा, ये आगे डिसॉल्व नहीं होगा। और तो सैचुरेशन से ज्यादा कोई भी सॉलिड डिसॉल्व नहीं किया जा सकता एट दैट टेम्परेचर। टेम्परेचर चेंज करने के बाद हम और ज्यादा सॉलिड भी डिसॉल्व कर सकते हैं, पर उस टेम्परेचर पर उसका कितना अमाउंट सॉलिड का डिसॉल्व होगा वो एक कांस्टेंट वैल्यू होगी। तो तुमने देखा सारे फिजिकल इक्विलिब्रियम में कोई ना कोई एक फिजिकल क्वांटिटी कांस्टेंट रहती है। क्या आ गया? सॉलिड सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम। सैचुरेटेड सॉल्यूशन में हमेशा ये इक्विलिब्रियम रहता है। क्लियर? लास्ट कौन सा था? यस, सॉलिड सॉरी गैस इन सॉल्यूशन, गैस सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम। यहाँ गैस कंडेंस नहीं हो रही है, गैसियस स्टेट में ही है वो। गैस सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम। जितनी भी बेवरेजेस हैं, कोल्ड ड्रिंक की बोतल तुम खोलते हो, एक फिजी साउंड आती है ना, वो साउंड किस लिए आती है? तुमने वेसल ओपन कर दिया तो जो गैस डिसॉल्व थी सोल्यूशन में वो बाहर आने लग जाएगी। तो जब हम गैस को सोल्यूशन में डालते हैं, वाटर में डालते हैं, गैस सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम बनता है। एक प्रेशर पर और एक टेम्परेचर पर होगा ये, एट टेम्परेचर T एंड प्रेशर P। मास ऑफ गैस dissolved in solution will be constant. हमने गैस का प्रेशर मेंटेन किया, टेम्परेचर मेंटेन किया और सॉल्यूशन में डाला। जैसे तुम बॉटल को ओपन करते हो तो प्रेशर कम कर देते हो। तुमने जैसे ओपन किया बाहर का प्रेशर कम हो गया, प्रेशर कम हो गया, अब गैस की सॉल्युबिलिटी कम हो गई, जितनी गैस डिसॉल्व थी वो बाहर आने लग जाएगी क्योंकि हमने प्रेशर कम कर दिया। जितना प्रेशर ज्यादा करते रहोगे उतनी ज्यादा डिसॉल्व होती रहेगी। किसी एक पर्टिकुलर प्रेशर पर फिक्स्ड अमाउंट गैस का उस सॉल्यूशन में डिसॉल्व होगा। तो हम यहाँ क्या कहेंगे? रेट ऑफ डिसोल्यूशन ऑफ गैस एंड रेट ऑफ इवोल्यूशन ऑफ गैस विल बी कांस्टेंट एट दिस टेम्परेचर एंड प्रेशर। आया समझ में? रेट ऑफ dissolution of gas will be equal to rate of evolution of gas from solution. Rate of evolution of gas and rate of dissolution of gas will be same at that temperature and pressure. अगर हम प्रेशर रिलीज कर दें, कम कर दें, तो ये इक्विलिब्रियम किस तरफ शिफ्ट होगा? गैस की तरफ, बैकवर्ड की तरफ जाएगा ना। अगर हम प्रेशर कम कर दें तो गैस कम डिसॉल्व होगी, मतलब जो डिसॉल्व है वो भी बाहर आने लग जाएगी, तो ये इक्विलिब्रियम किस तरफ जाएगा? बैकवर्ड। अगर हम प्रेशर बढ़ा दें तो ये फॉरवर्ड, ज्यादा गैस उस सॉल्यूशन में डिसॉल्व होगी। तभी तुमने देखा होगा, हम कहते हैं कोक की बोतल अगर हमने पहले खोल ली उसके बाद टेस्ट उसका वो नहीं रहता क्योंकि उसमें सारी गैस बाहर निकल चुकी होती है। तो जितना क्वांटिटी उसमें डिसॉल्व थी अब उससे कम क्वांटिटी डिसॉल्व है, जो भी हमने CO2 या गैस डाली थी, इसकी वजह से वो कलर आ रहा था, मतलब टेस्ट आ रहा था। CO2 कार्बोनिक एसिड बनाती है ना, तो एक टिपिकल सा टेस्ट आता है ना। तो अगर वो CO2 थोड़ी बहुत तो डिसॉल्व होगी, पर प्रेशर कम कर देंगे, बार बार खोलेंगे, प्रेशर कम करते जा रहे हैं, वो जिसमें जो पड़ी हुई गैस है वो बाहर निकलती जाएगी और उसका अमाउंट उसमें कम होता रहेगा। पर एक टेम्परेचर प्रेशर पर एक फिक्स्ड अमाउंट गैस का उस सॉल्यूशन में डिसॉल्व होगा। क्लियर है ये? ऐसे ही तुमने देखा होगा
समर्स में कई बार बॉटल बस्ट हो जाती है, क्योंकि समर में जब टेम्परेचर ज्यादा हुआ तो भी रेट ऑफ इवोल्यूशन बढ़ जाएगा, जो गैस डिजॉल्व है उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ जाएगी, जो गैस डिजॉल्व है उसकी काइनेटिक एनर्जी बढ़ेगी और वो गैस सॉल्यूशन से बाहर आना शुरू हो जाएगी और ऊपर जो खाली जगह है वहां पर इकट्ठी हो जाएगी। ज्यादा प्रेशर हो गया तो बॉटल बस्ट भी हो सकती है। तभी तुमने देखा होगा कोई भी बॉटल है ऊपर तक नहीं फिल करते ना, गैप छोड़ते हैं बीच में, ताकि कुछ गैस अगर बाहर भी निकल जाए तो उसको स्पेस मिले ऊपर और इक्विलिब्रियम मेंटेन रहे। टेम्परेचर ज्यादा हो गया तब भी डिस्टर्ब होगा, ये प्रेशर चेंज किया तब भी इक्विलिब्रियम डिस्टर्ब होगा। इस इक्विलिब्रियम के लिए एक लॉ दिया गया था, हेनरीज लॉ जिसको कहते हैं। वो क्या कहता है, that the mass of gas dissolved in solution is directly proportional to pressure of the gas. जिस प्रेशर पर गैस को हमने सॉल्यूशन के कांटेक्ट में लाया, अगर वो प्रेशर ज्यादा है तो ज्यादा मास गैस का डिसॉल्व होगा। तो लिख लीजिए अकॉर्डिंग टू हेनरीज लॉ, according to Henry's law, mass of gas dissolved in solution at given temperature is, उद्धव बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन चल रहा है, is directly proportional pressure of the gas above the solvent, जिसमें भी हम डिसॉल्व कर रहे हैं। So mass of the gas is directly proportional to P, ये K इसका कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट, इसको हेनरीज कांस्टेंट भी कहते हैं। हेनरीज कांस्टेंट K into P, K is a constant, हेनरीज कांस्टेंट कहते हैं इसको। हर लिक्विड के लिए अलग अलग होगा, डिफरेंट टेम्परेचर पर डिफरेंट होगा। नेक्स्ट ईयर सॉल्यूशन एक टॉपिक है, उसमें पूरा सॉल्युबिलिटी ऑफ गैस पर एक डिटेल टॉपिक है जो करेंगे हेनरीज कांस्टेंट के साथ। पर अभी तो हम ये कर रहे हैं कि इक्विलिब्रियम में प्रेशर का क्या रोल है। जितना प्रेशर ज्यादा उतनी गैस ज्यादा डिसॉल्व, जितना टेम्परेचर ज्यादा उतनी कम गैस डिसॉल्व। पर हेनरीज लॉ कांस्टेंट टेम्परेचर पर दिया गया था प्रेशर का इफेक्ट देखने के लिए, कि प्रेशर डबल कर दिया तो मास ऑफ द गैस भी डबल होगा। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू P, K इज अ कांस्टेंट जिसको हेनरीज कांस्टेंट कहते हैं। ये थे एग्जाम्पल किसके, फिजिकल इक्विलिब्रियम के। किसी भी सॉल्वेंट में हो सकता है, गैस तो हर एक में थोड़ी या ज्यादा डिसॉल्व हो ही जाती है। ठीक, तो एक बार जब ये मैंने करवाया तो मैं इसको थोड़ा सम अप कर लेते हैं, जो फिजिकल इक्विलिब्रियम को सबने नोट कर लिया। तो पहला था हमारा सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। इसमें क्या था, मास ऑफ टू फेजेस will be constant at specific temperature and pressure. ये क्या था, and if pressure is 1 atmosphere, तो इस टेम्परेचर को हमने क्या नाम दिया था, फ्रीजिंग पॉइंट या मेल्टिंग पॉइंट। नॉर्मल फ्रीजिंग और नॉर्मल मेल्टिंग पॉइंट। तो 1 एटमॉस्फेयर प्रेशर पर मेल्टिंग पॉइंट पर ये इक्विलिब्रियम अचीव होगा, जैसे आइस वाटर 0 डिग्री पर अचीव होगा।
आ गया सर में सॉलिड लिक्विड इक्विलिब्रियम। इसीलिए किसी भी सॉलिड का मेल्टिंग पॉइंट और लिक्विड का फ्रीजिंग पॉइंट हमेशा सेम रहता है, क्योंकि उसमें दो प्रोसेस एक साथ चल रही होती हैं, मेल्टिंग भी और फ्रीजिंग भी, तो एक ही टेम्परेचर पर दोनों प्रोसेस होंगे। ठीक है। दूसरा लिक्विड वेपर इक्विलिब्रियम, इसमें क्या चीज कांस्टेंट होगी? वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड will be constant at constant temperature. और यहां हमने क्या कहा था कि जब वेपर प्रेशर 1 एटमॉस्फेयर हो जाए तो उस टेम्परेचर को क्या कहते हैं? नॉर्मल बॉइलिंग पॉइंट। When vapor pressure equal to 1 atmosphere, the temperature at which vapor pressure is 1 atmosphere is called normal boiling point. बातें नहीं प्लीज, यहां तक समझ में आया? तीसरा, इधर जी बातें बंद करें प्लीज। हाँ, ये दो स्टेजेस समझ में आई, फ्रीजिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट पर कौन से इक्विलिब्रियम होते हैं? थर्ड इज वो सब्लिमेशन पॉइंट है ना, वो तो किसी भी टेम्परेचर प्रेशर पे अचीव हो जाता है। तीसरा जो हमने कहा था सॉलिड सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम, इसमें क्या चीज कांस्टेंट थी? ये किसमें अचीव होता है? सैचुरेटेड सॉल्यूशन में। इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन solubility will be constant. Solubility of solid will be constant at constant temperature. ये वाला लास्ट स्लाइड, जस्ट अ मिनट। तो जब भी हमें ये कहा जाए ना सॉलिड सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम, समझ जाना चाहिए सॉल्यूशन सैचुरेटेड है और उसमें सॉलिड का फिक्स्ड अमाउंट डिसॉल्व होगा। हाँ बिल्कुल, सॉलिड सॉल्यूशन में क्या है, इधर देखो कि जब हम ये सॉल्यूशन बनाते हैं, फिक्स्ड अमाउंट सॉलिड का उसमें डिसॉल्व हो गया। मान लो तुमने ऊपर से और सॉलिड डाला, वो डिसॉल्व ही नहीं होगा, नीचे सेटल हो जाएगा। मान लो तुमने शुगर लिया, शुगर सॉल्यूशन बनाया, सैचुरेटेड सॉल्यूशन बन गया, शुगर सॉल्यूशन हमने बना लिया। अब हमने उसमें रेडियो एक्टिव शुगर डाल दी, कार्बन 14 वाली शुगर डाल दी, तो शुगर नीचे सेपरेट होगी। पर जब तुम सेपरेटेड शुगर को देखोगे ना, उसमें कुछ रेडियो एक्टिव होगी, कुछ नॉर्मल होगी। इसका मतलब क्या हुआ कि जब हमने शुगर सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम जो हमारे पास था, उसमें दो प्रोसेस चल रही थी, शुगर का डिसॉल्व होना और शुगर का बाहर आना। तो जैसे ही हमने इसमें बाहर से रेडियो एक्टिव शुगर डाली, उस शुगर का भी कुछ पार्ट डिसॉल्व हो गया और जो डिसॉल्व पार्ट है उसमें से कुछ बाहर निकल गया। जब इक्विलिब्रियम आया तो ये ज्यादा थी, तो जो ज्यादा थी वो नीचे बैठ गई। अब नीचे जो बैठी उसमें रेडियो एक्टिव वाली भी आ गई, नॉर्मल वाली भी आ गई। इसका मतलब हम ये नहीं कह सकते कि प्रोसेस रुक गया है, प्रोसेस तो चल रहा है। इट इज डायनामिक इक्विलिब्रियम, फॉरवर्ड भी जा रहा है, बैकवर्ड भी जा रहा है, पर जो भी चेंज हम उसमें करते हैं उस चेंज को अपोज कर रहा है। तो इस इक्विलिब्रियम में क्या होता है कि उस सॉलिड की एक फिक्स्ड अमाउंट ही रिजॉल्व होगी। अगर हमने उससे ज्यादा अमाउंट डाल दिया तो जो एक्स्ट्रा अमाउंट है दैट विल सेटल डाउन, वो नीचे प्रेसिपिटाइज हो जाएगा। तो सैचुरेटेड सॉल्यूशन में
एक फिक्स्ड अमाउंट से ज्यादा सॉलिड उस टेम्परेचर पर हम डिसॉल्व नहीं कर सकते। क्लियर? अब लास्ट जो इक्विलिब्रियम था हमारा वो था गैस सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम। गैस सॉल्यूशन इक्विलिब्रियम जैसे कि CO2 गैस और CO2 एक्वस। तो इस सॉल्यूशन में CO2 एक्वस बाय CO2 गैस, इसका रेशो, तुम तीनों ना बाहर निकल जाओ अगर बातें करनी है तो। कितनी बार बोलना पड़ेगा मुझे? CO2 एक्वस और CO2 गैस का रेशो कांस्टेंट रहेगा एट टेम्परेचर T एंड प्रेशर P। Mass of CO2 dissolved will be constant. At given temperature and pressure. कोई भी चीज ज्यादा डालो बाहर निकल जाएगी, वो डिसॉल्व तो उतनी ही होगी जितनी की उसकी वैल्यू उस टेम्परेचर प्रेशर पर होनी चाहिए। अब आते हैं हम केमिकल इक्विलिब्रियम पर, जिसमें हमने दो कैटेगरीज की थी। कौन कौन सी? होमोजीनियस एंड हेटेरोजीनियस। पहले स्टॉप राइटिंग एंड लिसन। हमने रिएक्टेंट लिया A एंड B, प्लीज इधर देखें, और ये रिएक्ट करके C और D प्रोडक्ट में जा रहे हैं। अगर हम टाइम और कंसंट्रेशन का ग्राफ प्लॉट करते हैं, मान लो A या B के लिए ग्राफ प्लॉट करते हैं, स्टार्टिंग में उसकी कंसंट्रेशन ज्यादा है, टाइम के साथ साथ ये कंसंट्रेशन कम होती जाएगी और एक स्टेज पर कांस्टेंट हो जाएगी। C और D शुरू में तो थे ही नहीं, तो ये यहां पर जाकर क्या हुआ? कांस्टेंट हो गई। सो दिस इज द स्टेज ऑफ, ये जहां कंसंट्रेशन टाइम के साथ कम होती जा रही है दैट इज फॉर रिएक्टेंट, और जो बढ़ती जा रही है वो प्रोडक्ट के लिए। यहां पर इससे पहले इसको कहते हैं काइनेटिक स्टेज, ये इक्विलिब्रियम स्टेट है। काइनेटिक स्टेट या स्टेज जो भी है उसका मतलब है देयर इज अ चेंज, कंसंट्रेशन में चेंज हो रहा है विद टाइम। यहां अगर कंसंट्रेशन का चेंज खत्म हो गया तो ये इक्विलिब्रियम स्टेट आ गई। तो जब प्रोसेस चल रही होती है वो काइनेटिक स्टेट है, रेट फॉरवर्ड भी जा रहा है बैकवर्ड भी जा रहा है, पर जिस पॉइंट पर रेट कांस्टेंट हो जाए, मतलब जो भी अमाउंट है A B C B का मिक्सचर में वो कांस्टेंट हो जाए, वो इक्विलिब्रियम स्टेट आ गई। यहाँ पर तुम देख रहे हो जिस रेट से A और B कम हो रहे हैं उतनी ही रेट से C और D बन रहे हैं, क्योंकि अगर इसका 1 मोल यूज हो रहा है तो इसका भी 1 यूज हो रहा है, इसका 1 बन रहा है और इसका भी 1 बन रहा है। ये ग्राफ समझ में आ रहा है? इंटरसेक्शन पॉइंट पर कंसंट्रेशन सेम हो रही है दोनों की, जितनी A की है उतनी B की है, उतनी C की है उतनी D की है। मतलब इसका रिएक्शन कोशिएंट जो है 1 हो गया है। कांस्टेंट नहीं होती ना, तो हर रिएक्शन किस स्टेज पर कांस्टेंट होगी वो उसकी स्पेशल प्रॉपर्टी है। अभी करवाऊंगी मैं आगे। बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक में से है ये इक्विलिब्रियम, इंपॉर्टेंट एंड इंटरेस्टिंग, अगर ध्यान से सुना जाए। तभी बार बार बोलती हूँ कि ध्यान इधर उधर नहीं होना चाहिए। हाँ, ये पता चल रहा है?
जब रिएक्शन स्टार्ट हुआ और जब एंड हुआ, कैसे पता चला कि इक्विलिब्रियम आ गया? जब कंसंट्रेशन कांस्टेंट वैल्यू पर पहुंच गई। ठीक है, अब सुने ध्यान से। अगर ये, हाँ लिख लिया सबने, ऑनलाइन ऑफलाइन सबने? इधर देखिए, अगर हमारा रिएक्शन कुछ ऐसा होता, ये है N2O4, कलरलेस गैस है, अराउंड 273 केल्विन पर ये इस फॉर्म में एग्जिस्ट करती है। प्रथम प्लीज थोड़ा ध्यान इधर भी दे दो। NO2 गैस है, ये येलो ब्राउन गैस है, येलो ब्राउन गैस है, अराउंड 373 केल्विन पर ये इस फॉर्म में मिलती है। ये है स्ट्रक्चर N2O4 का। जब 373 केल्विन पे लें तो बीच में से ब्रेक हो जाता है बॉन्ड और ये इसमें चेंज हो जाती है। 373 पर ये वन साइडेड रिएक्शन है, बीच में एक डॉट आ गया ना, यहां से ये ऐसे टूट गया। और जब हमने टेम्परेचर 0 डिग्री कर दिया, मतलब 273 केल्विन कर दिया, उसके दो मॉलिक्यूल कंबाइन हो गए और ये किसमें चेंज हो गया? कलरलेस गैस में। विजिबल चेंज नजर आ रहा है हमें? पैरामैग्नेटिक गैस है NO2, और इलेक्ट्रॉन है इसमें। लेकिन अगर हमने टेम्परेचर इनके बीच का कोई रखा होता, मान लो 298 केल्विन रखा होता, 300 केल्विन रखा होता, दोनों ही पड़ी होती मिक्सचर में। ये एक्सट्रीम कंडीशंस हैं, एक पर सिर्फ NO2 है, दूसरे पर N2O4 है, बट इन बिटवीन दीज टू टेम्परेचर बोथ द गैसेस विल एग्जिस्ट टुगेदर, एंड ऑब्वियसली जब दोनों एक साथ होंगी तो वहां क्या होगा? इक्विलिब्रियम। मैं बताती हूँ अभी। पहला जो स्टेप था ना, ये क्या था? एंडोथर्मिक, क्योंकि बॉन्ड हम तोड़ रहे हैं ना, दूसरे में बॉन्ड बन रहा है, तो ये प्रोसेस क्या है? एक्सोथर्मिक। ये एक इरिवर्सिबल स्टेप्स थे दोनों। क्लियर? लेकिन हाँ जी, नोट कर लिया। बट at 300 Kelvin, both the gases will exist together. मान लो हमने N2O4 को लिया, उसका टेम्परेचर 300 केल्विन के अराउंड रख दिया, थोड़ी देर के बाद क्या होगा? मिक्सचर का कलर ब्राउन होने लगेगा और एक स्टेज पर आकर उसके ब्राउन कलर की डेंसिटी कांस्टेंट हो जाएगी। पहले हमने N2O4 फ्लास्क में लिया, ठीक है, प्लीज इसको सुन ले ध्यान से। N2O4 फ्लास्क में लिया, कलरलेस था, टेम्परेचर 300 केल्विन कर दिया, तो धीरे धीरे क्या होगा? उस मिक्सचर का कलर पेल ब्राउन होना शुरू हो जाएगा, पेल येलो होगा, फिर थोड़ा सा ब्राउन होगा, और उसके बाद उसकी कलर डेंसिटी एक स्टेज पर जाकर रुक जाएगी। हमने N2O4 मान लो हमने शुरू में लिया था 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर पर जैसे ब्राउन कलर आएगा उसका प्रेशर बढ़ जाएगा, क्योंकि 1 मोल डिकम्पोज होता है तो 2 मोल गैस के बन रहे हैं। फ्लास्क तो उतना ही है, पर उसमें पहले से मॉलिक्यूल्स डबल हो रहे हैं, तो धीरे धीरे इसका प्रेशर भी बढ़ता जाएगा। पर एक स्टेज ऐसे ही आएगी जब उसकी कलर डेंसिटी सेम, ठीक है, और उसका प्रेशर भी कांस्टेंट हो गया, टेम्परेचर हमने 300 केल्विन रखा, देन बोथ द गैसेस विल एग्जिस्ट टुगेदर। अब अगर हम यहाँ पर यही ग्राफ कंसंट्रेशन वाला प्लॉट करते, शुरू में हमने क्या लिया है? N2O4,
N2O4 यूज होता जा रहा है और इस स्टेज पे कांस्टेंट हो गया। NO2 शुरू में था ही नहीं, ये इंक्रीज हो रहा है। तुम देख रहे हो ऑलमोस्ट NO2 की कंसंट्रेशन डबल से चेंज हो रही है। इसकी कंसंट्रेशन कितने से डिक्रीज हुई, इसकी कंसंट्रेशन उससे डबल अमाउंट से इंक्रीज हो रही है। इसको रिएक्शन को देख के ही पता चल रहा है ना कि रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 इज डबल देन द रेट ऑफ डिकम्पोजिशन ऑफ N2O4 इनिशियली। पर एक स्टेज पर जाकर सब दोनों की रेट कांस्टेंट हो गई, वो स्टेज क्या हो गई, इक्विलिब्रियम। तो ये जो पिछला ग्राफ मैंने बताया था उसमें तो इक्वल चेंज हो रहा था ना, क्योंकि 1 मोल A, 1 मोल B, 1 मोल C, 1 मोल D था। लेकिन यहाँ पर क्या है, इसका 1 यूज हो रहा है तो NO2 के 2 मोल्स बन रहे हैं। हुई नहीं इंटरसेक्शन, जरूरी नहीं कि वो, हाँ अगर इसका टेम्परेचर बढ़ा है तो रिएक्शन किस तरफ शिफ्ट होगी, जहां यूज हो रहा है टेम्परेचर मतलब फॉरवर्ड, और ज्यादा NO2 बन जाएगा, उसकी रेट और बढ़ जाएगी। ये NO2 का है, हाँ रेट ऑफ फॉर्मेशन, रेट नहीं है ये कंसंट्रेशन है, कंसंट्रेशन का ग्राफ है ना, concentration with the time. This is for NO2 and this is for N2O4. और ये हमने टेम्परेचर 300 केल्विन रखा। एक स्टेज तो डेफिनेटली इस टेम्परेचर पर आएगी जब दोनों ही फॉर्म एक साथ इस मिक्सचर में रहेंगी। कौन सा ज्यादा है कौन सा कम है, दैट डिपेंड ऑन टेम्परेचर। अगर तुम 300 का 320 कर देते तो अब जो नया इक्विलिब्रियम आता उसमें NO2 का अमाउंट इस इतनी अमाउंट से ज्यादा होता, जैसे इतनी कंसंट्रेशन है ना अभी तो NO2 की, वो अमाउंट इससे ज्यादा होता और N2O4 का अमाउंट इससे कम हो जाता, तब ये इंटरसेक्ट कर सकता था ना, अलग इक्विलिब्रियम आता है बिल्कुल। अब यहाँ देखें, अगर मान लो हमने NO2 300 पर लिया, 300 केल्विन पर लिया और N2O4 बन रहा है, रिएक्शन अब हमारी स्टार्ट हुई है NO2 से, लिया हमने NO2 है, इक्विलिब्रियम तो तब भी अचीव हो जाएगा। लेकिन अगर हम ये चेंज देखते, NO2 स्टार्टिंग में लिया और ये N2O4 जब बना, इसकी डिक्रीज ज्यादा है, उसकी इंक्रीज कम है। We can start this with NO2 और यहाँ आकर ये इक्विलिब्रियम आ गया। इसका मतलब ये इक्विलिब्रियम किसी भी साइड से अचीव हो सकता था। तो NO2 को 300 केल्विन पर लो, थोड़ा सा NO2 किसमें चेंज हो जाएगा, N2O4 में, और एक स्टेज पर आकर उनकी कंसंट्रेशन का रेशियो एक कांस्टेंट वैल्यू। हाँ यहाँ तो कट हो रहा है क्योंकि ये हमने स्टार्टिंग में N2O4 लिया था, वो ज्यादा चेंज हो रहा है ना उसमें, इसमें चेंज कम हो रहा है। हाँ हो सकता है वो भी, जैसे यहाँ था वैसे भी हो सकता है, टाइम सेम ही होगा। ये वाला NO2 के लिए है, ये N2O4 के लिए। तो तुम्हें जब ग्राफ दिया होता है ना, देख के ही पता चल जाता है कि मान लो जिसके कोफिशिएंट ज्यादा हैं उनमें चेंज भी ज्यादा आएगा ना। एक चीज समझ में आई, रिएक्शन में जिसके कोफिशिएंट ज्यादा उसका चेंज भी ज्यादा आएगा। ये तो हुई ग्राफ की बात। जब हम कोई इक्विलिब्रियम लिखते हैं तो ग्राफ को कैसे एक्सप्रेस करते हैं समझ में आ गया होगा। इक्विलिब्रियम किसी भी साइड से अचीव किया जा सकता है। इक्विलिब्रियम इज डायनामिक इन नेचर, रिएक्टेंट साइड या प्रोडक्ट साइड दोनों से चेंज अचीव किया जा सकता है। क्लियर? कंसंट्रेशन सेम नहीं है, रेट सेम है।
यहाँ कंसंट्रेशन कहाँ सेम है, N2O4 की तो ये कंसंट्रेशन है, NO2 की ये कंसंट्रेशन, पीछे वाले में भी नहीं है, इक्विलिब्रियम पर तो सेम नहीं है ना, रेट सेम है, कंसंट्रेशन सेम नहीं है। अब आगे सुने इधर प्लीज, जब हम कैटलिस्ट डालते हैं इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट, बातें नहीं प्लीज सुने ध्यान से, कैटलिस्ट क्या करता है, स्पीड अप करता है ना। अगर एक रिवर्सिबल रिएक्शन है और उसमें हमने कोई कैटलिस्ट डाला तो जितनी स्पीड से वो फॉरवर्ड रिएक्शन की रेट को इंक्रीज करेगा उतने ही स्पीड से वो बैकवर्ड की रेट को भी इंक्रीज करेगा। एक कैटलिस्ट क्या करता है, ये देखिए इधर हमने ऑर्गेनिक में एनर्जी डायग्राम किया था और ये रिएक्शन कोऑर्डिनेट, ये देखिए यहाँ रिएक्टेंट है और इधर है प्रोडक्ट और इनके बीच में ये ट्रांजिशन स्टेट, यही है। ये रेड वाला है विदाउट कैटलिस्ट, ये विदाउट कैटलिस्ट इतनी एनर्जी चाहिए थी, टोटल एनर्जी, थ्रेशोल्ड एनर्जी कहते हैं ना उसको, एक रिएक्शन के लिए रिक्वायर्ड एनर्जी इतनी थी। फॉरवर्ड रिएक्शन की इस एनर्जी को हमने क्या नाम दिया था, एक्टिवेशन एनर्जी, EA फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन। और इसको हमने क्या कहा था, अगर रिवर्सिबल रिएक्शन है तो इसको हम क्या कहेंगे, एक्टिवेशन एनर्जी ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। प्रोडक्ट की एक्टिवेशन एनर्जी, प्रोडक्ट को इतनी एनर्जी, प्लीज इधर इतनी एनर्जी प्रोडक्ट को मिल जाए तो रिएक्टेंट में चेंज हो जाएंगे, रिएक्टेंट को मिल जाए तो प्रोडक्ट में चेंज हो जाएंगे। क्लियर? ये बिना कैटलिस्ट के ये रिएक्शन हो रही थी। अब जब हमने कैटलिस्ट डाला उसने क्या किया, रिएक्शन की मैकेनिज्म को ही चेंज कर दिया, उसने इस थ्रेशोल्ड एनर्जी को कम कर दिया। पर तुम देख रहे हो ये थ्रेशोल्ड एनर्जी तो फॉरवर्ड और बैकवर्ड दोनों के लिए कम हो गई। समझ में आई? ये नया जो ग्रीन कलर से दिखाया है ग्राफ, दैट इज विद कैटलिस्ट। इसने एनर्जी की रिक्वायरमेंट फॉरवर्ड बैकवर्ड दोनों की रिक्वायरमेंट को कम कर दिया। अब क्या है, जितनी रेट फॉरवर्ड की बढ़ी उतनी ही रेट किसकी बढ़ गई, बैकवर्ड की। इक्विलिब्रियम अचीव हुआ जैसे पहले अचीव हुआ था, स्टेट ऑफ इक्विलिब्रियम में कोई फर्क नहीं पड़ा, जो कंसंट्रेशन पहले थी अभी भी उतनी है, बट इक्विलिब्रियम जल्दी अचीव हो गया, इसने स्पीड अप कर दिया इक्विलिब्रियम को। सो इन प्रेजेंस ऑफ कैटलिस्ट क्या होता है, अ कैटलिस्ट डू नॉट ऑल्टर state of equilibrium, as it will increase rate of forward and backward reaction to equal extent. So equilibrium will be achieved in early stages. Equilibrium will be achieved in early stages. इक्विलिब्रियम का पॉइंट अचीव जो है पहले जैसा ही रहेगा, ऑल्टर नहीं होगा। ये इक्विलिब्रियम पॉइंट का मतलब क्या है, जो कंसंट्रेशन रिएक्टेंट प्रोडक्ट का रेशियो जो पहले आ रहा था अब भी वही आएगा, बट बहुत जल्दी वो स्टेट आ जाएगी। कैटलिस्ट मैकेनिज्म ऑल्टर कर देता है, एक ऐसी मैकेनिज्म दे देता है जिससे कि कम एनर्जी की जरूरत पड़े। एक मिनट, ये इसको हम क्या कहते हैं, डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन कहते हैं ना। तुम देख रहे हो कैटलिस्ट के बिना या कैटलिस्ट के साथ डेल्टा एच पे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। जो रिएक्शन की एंथैल्पी है वो कैटलिस्ट के साथ चेंज नहीं होती।
कोई एक्सेप्शन नहीं, हमेशा ऐसे होता है। ये हमने अभी इंट्रोडक्टरी पार्ट किया केमिकल इक्विलिब्रियम का। अब एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लॉ आता है, लॉ ऑफ मास एक्शन, जिससे सारी न्यूमेरिकल केमिस्ट्री शुरू होती है इक्विलिब्रियम की। वो नेक्स्ट क्लास में करेंगे हम। और अभी जो मैंने करवाया एक बार रीडिंग करके आना। फ्राइडे को हम यही करेंगे। सैटरडे को तुम्हें पता है मैंने एक्स्ट्रा क्लास होगी, क्या टाइम रखा हमने, 12:30 to 1:30 है। उसमें मैं एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन की रिएक्शन की प्रैक्टिस करवाऊंगी। प्लीज